हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा हम लोग ने द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट स्टार्ट कर लिया था और यहाँ तक पढ़ लिया था कि एब्राइट जब एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए तो उन्हें ये बात समझ में आई। उन्हें वहाँ कोई प्राइज़ नहीं मिला था, लेकिन उनको एक सीख मिल गई। वो सीख ये थी कि सबने वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट था उसको करके दिखाया था, जबकि इनका जो प्रेजेंटेशन था वो नीट प्रेजेंटेशन था और सब कुछ ये पहले से बना कर ले गए थे और वहाँ सिर्फ माइक्रोस्कोप में उन लोगों को जो भी आ रहे थे विजिटर्स उनको दिखाया था। तब उन्हें समझ में आया कि असल में क्या है, एक्सपेरिमेंट वहाँ पर करके दिखाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Already the competitive spirit that drives Richard Albright was appearing। अब उनमें थोड़ा सा कंपटीशन की भावना जो होती है वो आ रही थी। I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said। और उनका कहना है कि उनको समझ में आ गया था कि अगले साल जब फिर से वो इस साइंस फेयर में या साइंस मेले में पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। और एक विषय जो उनके पास था वो था इंसेक्ट की दुनिया का, जिसमें क्या था कि चूँकि वो कई सालों से इस पर काम करते आ रहे थे, इसलिए इनको लगा कि इंसेक्ट वर्क जो है दिखाना इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ही रोट टू डॉक्टर उर्कुहार्ट फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। और जब इन्होंने तय किया कि डॉक्टर उर्कुहार्ट से आइडियाज़ के लिए पूछेंगे। आपको याद है ना, डॉक्टर उर्कुहार्ट वही जो जब इन्होंने ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10 पढ़ा था किताब, तो उसमें डॉक्टर उर्कुहार्ट ने कहा था कि एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करो। तो वही उर्कुहार्ट है, डॉक्टर उर्कुहार्ट। तो उन्होंने जब डॉक्टर उर्कुहार्ट को एब्राइट ने पत्र लिखा और आइडिया मांगा उनसे, तो बहुत सारे न लंबी लिस्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की इनके पास भेज दी। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल। और पूरे हाई स्कूल के दौरान वो एक एक करके सभी एक्सपेरिमेंट को करते रहे। लेड टू द प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। और यही कारण था कि उन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में प्राइज़ मिला। फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी इनको प्राइज़ मिला था। फॉर इज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, जब ये 8th ग्रेड में थे और वहाँ उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया था, एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years। और ये जो एक्सपेरिमेंट था वो था कि जो मोनार्क कैटरपिलर्स होते हैं वो हर कुछ सालों में किसी बीमारी के कारण, किसी वायरल डिजीज़ के कारण सब मर जाते हैं। ऐसा हर कुछ साल में होता है। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाई बीटल। एब्राइट को लग रहा था कि ये बीमारी जो कैटरपिलर में हो जाती है वो बीटल नाम के कीड़े की वजह से होती है। ही ट्राइड टू रेज कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो इन्होंने तय किया कि ये कैटरपिलर्स को बीटल के साथ रखकर देखेंगे कि क्या सचमुच बीटल की वजह से कैटरपिलर को बीमारी हो जाती है। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट। लेकिन जब इन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई ऐसा परिणाम नहीं आया इनके पास। बट आई वेंट अहेड एंड श्योर दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वन। लेकिन तब इन्होंने ये आगे बढ़े और उन्होंने दिखाया कि इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने किया है और इस बार इन्हें इनाम मिला। The next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterfly copy monarch। अगले साल जो साइंस फेयर में इनका प्रोजेक्ट था वो था एक टेस्ट जिसमें ये कहा गया था कि वाइसराय बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती है। Theory was that Viceroy looked like monarch because monarch doesn't taste good to birds। और एक थ्योरी ये थी कि वाइसराय जो है वो मोनार्क की तरह क्यों दिखना चाहती है, क्योंकि मोनार्क जो है वो चिड़ियों को स्वादिष्ट नहीं लगती खाने में,
है ना, आपको पता है नहीं चिड़िया कीड़े खाते हैं। तो ये जो मोनार्क बटरफ्लाई का टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसलिए चिड़िया इसको नहीं खाती हैं। तो जो वाइसराय बटरफ्लाई होती है वो इसीलिए इनकी नकल उतारती हैं। वाइसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और वाइसराय का स्वाद जो है चिड़ियों को बहुत पसंद है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। तो इसलिए उनको लगता है, जो वाइसराय बटरफ्लाई होती हैं उनको लगता है कि अगर वो मोनार्क की तरह दिखेंगी तो चिड़िया जो है उसको कम खाएंगी, है ना, वो चिड़ियों का खाना नहीं बन पाएंगी। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। एब्राइट का ये प्रोजेक्ट था ये देखने के लिए कि क्या सचमुच मोनार्क को बटरफ्लाई नहीं खाती, मोनार्क बटरफ्लाई को चिड़िया नहीं खाती। ही फाउंड दैट स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट। लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो पाया कि स्टारलिंग नाम की एक चिड़िया होती है, वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड तो उतना नहीं खाती, लेकिन जो जितनी मोनार्क बटरफ्लाई उसको मिलती है सबको खा जाती है। Ebright said later research by other people showed that Viceroy probably do copy the monarch। हालांकि एब्राइट ने बाद में ये बताया कि अपने रिसर्च में कि हाँ ये ज़रूर है कि वाइसराय जो है बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और ये जो मोनार्क और वाइसराय बटरफ्लाई की जो प्रोजेक्ट थी इस पे एब्राइट को जो है फर्स्ट प्राइज़ मिला था जूलॉजी सेक्शन में, और थर्ड प्राइज़ ओवरऑल साइंस काउंटी फेयर में इनको प्राइज़ मिला था थर्ड। ठीक है, जूलॉजी आप जानते ही हैं जिसमें क्या होता है, जीव जंतुओं की पढ़ाई होती है। बॉटनी कहते हैं जिसमें पेड़ पौधों की पढ़ाई होती है, और जूलॉजी कहते हैं जिसमें जीव जंतुओं की पढ़ाई होती है। In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to the discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. और सेकेंड ईयर हाई स्कूल में जब ये थे, रिचर्ड एब्राइट ने एक रिसर्च शुरू किया जिसमें ये पता लगा कि कीड़ों में एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन, इसके बारे में इनको पता चला कि कीड़ों में ये होता है। और इनडायरेक्टली इनकी नई थ्योरी जो थी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, इसके बारे में इनको मालूम चला, है ना। इनकी नई थ्योरी जो थी इसी रिसर्च के ऊपर बेस्ड थी, और इस रिसर्च ने इनको एक नई थ्योरी दी, वो थी लाइफ ऑफ सेल्स के ऊपर। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल। जिस प्रश्न का जवाब ये देना चाहते थे बहुत आसान था। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा, कि मोनार्क प्यूपा के शरीर के ऊपर छोटे छोटे गोल्डन कलर के 12 डॉट्स होते हैं उसके बॉडी के ऊपर, तो उसका क्या पर्पस है। Everyone assumed the spot was just ornamental, Ebright said, but Dr. Urquhart did not believe it. सभी कहते थे कि वो सिर्फ दिखाने के लिए, खूबसूरती के लिए हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन डॉक्टर उर्कुहार्ट का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, यूं ही कि कैटरपिलर के ऊपर गोल्डन स्पॉट्स नहीं होते। टू फाइंड द आंसर, इसलिए एब्राइट ने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की। एब्राइट एंड अनदर एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। और एब्राइट और इनके एक बहुत ही अच्छे साइंस पढ़ने वाले एक दोस्त थे, इन दोनों ने मिलकर एक डिवाइस बनाई जो कि ये दिखाता था कि जो स्पॉट्स होती हैं वो एक ज़रूरी हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जो कि बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट में मदद करता है। मतलब वो हार्मोन जो है बटरफ्लाई के डेवलपमेंट में, बड़ा होने में उसको मदद करता है। The project won Ebright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair। और इस प्रोजेक्ट से एब्राइट को
फर्स्ट प्लेस मिला काउंटी साइंस फेयर में, और वहाँ से फिर इनको इंटरनेशनल साइंस फेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिल गया। यानी कि जो लोग काउंटी फेयर में फ़र्स्ट प्राइज़ लाते थे, उन लोगों को इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। देयर ही वन थर्ड प्लेस इन जूलॉजी, यहाँ पर इनको जूलॉजी में थर्ड स्थान मिला, थर्ड प्लेस मिला। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। और यहाँ से इनको एक मौका मिला, वो क्या था कि गर्मी के समय में, जब आपको पता है गर्मी में छुट्टियाँ होती हैं, तो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी है। एंटोमोलॉजी कहते हैं कीड़े मकोड़ों की, जहाँ पर रिसर्च या पढ़ाई होती है ना। तो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी है जिसका नाम है वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। यहाँ पर इनको जाकर अपने एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला। एज अ हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। और हाई स्कूल में तो जब जूनियर में थे तो रिचर्ड एब्राइट लगातार जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मोनार्क प्यूपा के ऊपर। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। उस साल इनको इंटरनेशनल साइंस फेयर में इस एक्सपेरिमेंट के लिए फर्स्ट प्राइज़ मिला। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और एक बार फिर से समर के समय में आर्मी लेबोरेटरी में जाकर रिसर्च करने का भी मौका मिला। In his senior year, he went to step further. He grew cells from the monarch wing in a culture and showed that the cell would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। और जब ये सीनियर क्लास में आ गए तो उन्होंने और आगे एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इन्होंने क्या किया कि कल्चर करके, मोनार्क विंग के सेल का कल्चर करके इन्होंने ये दिखाया कि सेल जो है वो डिवाइड होते हैं और डेवलप होते हैं नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स में, जब उनको वो जो गोल्ड स्पॉट रहता है मोनार्क प्यूपा, उस हार्मोन को खिलाया जाता है, तब ये प्रॉपर तरीके से डेवलप होते हैं। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। और इस प्रोजेक्ट के लिए भी इनको जूलॉजी सेक्शन में फर्स्ट प्राइज़ मिला था इंटरनेशनल फेयर में। He spent the summer after graduation during further work at the army laboratory। और अपनी पूरी गर्मी का मौसम जो टाइम जो है, उन्होंने ग्रेजुएशन जब कर रहे थे तो इन्होंने सारे टाइम आर्मी लेबोरेटरी में काम किया। एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और ये लेबोरेटरी जो था वो यूएस डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर का था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये लेबोरेटरी था, आर्मी लेबोरेटरी ये लेबोरेटरी था। ठीक है, एक बार तो उनको आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। फिर जो यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो था यूएस का, उसके लेबोरेटरी में भी इनको रिसर्च करने का मौका मिला, क्योंकि कीड़े मकोड़े के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। एग्रीकल्चर में तो बहुत ज़रूरी जानकारी बहुत काम की होती है ना, फसलों को कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाएं, है ना, इसके लिए। द फॉलोइंग समर आफ्टर द freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने जब आने वाले साल में जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ्रेश स्टूडेंट बने ही थे, तो एब्राइट दोबारा से उस लेबोरेटरी में गए, डिपार्टमेंट के यूएस डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो लेबोरेटरी था वहाँ, और उन्होंने और हार्मोन के ऊपर ही, जो गोल्ड स्पॉट्स में हार्मोन थे उसके बारे में रिसर्च किया। ड्यूरिंग द लेबोरेटरी using the laboratory's sophisticated instrument, he was able to identify the hormones chemical structure। और चूँकि बहुत एडवांस लैब था ये, तो वहाँ पर बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इनको मिला था रिसर्च करने के समय, एक्सपेरिमेंट के टाइम में। तो उन्होंने इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसका पता लगा लिया।
A year and a half later, during the junior year, Ebright got the idea for the new theory about cell life. और तब जब ये 1 डेढ़ साल हो गए थे और जब ये अपने जूनियर ईयर में ही थे, एब्राइट को ये आइडिया आया कि कैसे ये आइडिया कि न्यू सेल थ्योरी है ना, सेल लाइफ के बारे में नया आइडिया इनको आया था. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन. और ये जो नई थ्योरी सेल लाइफ के ऊपर इसका जो आइडिया आया था वो कब आया? वो आया तब जब ये एक बार एक्सरे फ़ोटो देख रहे थे उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है हार्मोन का उसका. तब इनको ये आइडिया आया कि सेल लाइफ से ये जुड़ा हुआ है. When he saw those photos, Ebright did not shout Eureka or even I have got it. जब एब्राइट को इस नई खोज के बारे में पता चला तो वो यूरेका या आई हैव गॉट इट नहीं चिल्लाए. But he believed that along with the finding about insect hormone, the photo gave him an answer to one of the biology's puzzle, how the cell can read the blueprint of DNA. उनका विश्वास था कि जो कुछ इन्होंने ढूंढा है इंसेक्ट हार्मोन के ऊपर और फ़ोटो जो ये बता रही है उसका एक और आंसर उनको मिल रहा है जो कि बायोलॉजी में एक पज़ल या पहेली के रूप में माना जाता है. वो ये कि कैसे कोई सेल जो है वो डीएनए को पढ़ लेता है. डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. हर सेल में डीएनए होता है न्यूक्लियस में, है ना, केंद्र जो होता है सेल का न्यूक्लियस उसमें डीएनए होता है दैट कंट्रोल द हेरिडिटी. और यही हेरिडिटी या वंशानुगत जो क्वालिटीज़ होती है उसको कंट्रोल करता है. इट डिटरमाइन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. और ये तय करता है कि कौन सा सेल जो है क्या काम करेगा, किस तरह का होगा और क्या काम करेगा. दस डीएनए इज़ द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ. इसलिए डीएनए को ब्लू प्रिंट माना जाता है लाइफ का. Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together, they later wrote the paper that explained the theory. एब्राइट और उनके जो रूममेट थे जेम्स आर वोंग, इन दोनों ने सारी रात काम किया, पिक्चर बनाए और कंस्ट्रक्ट किया एक मॉडल प्लास्टिक की मदद से कि मॉलिक्यूल्स का, ताकि वो दिखा सकें कि कैसे ये सब हो सकता है. और दोनों ने मिलकर एक पेपर भी लिखा जिसमें इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया था. सरप्राइजिंगली नो वन न्यू हिम. हालांकि कोई भी उन्हें नहीं जानता था. ताज्जुब की बात यह है एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विथ हाईएस्ट ऑनर. और एब्राइट बहुत ही ऊंचे सम्मान के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी की. सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510 और 1510 स्टूडेंट्स में दूसरा पोजीशन इनको क्लास में मिला था. एब्राइट वेंट टू बिकम द ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. उसके बाद एब्राइट जो है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में. देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी. वहाँ पर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया ताकि वो अपनी थ्योरी को टेस्ट कर सकें. इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर ये थ्योरी सही साबित हो जाती है, इट विल बी बिग स्टेप टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ. ये बहुत मदद करेगी, एक बहुत बड़ा कदम होगा ये जानने में, समझने में कि लाइफ की प्रोसेस क्या होती है. It might also lead to the new idea of preventing some type of cancer and other disease. हो सकता है ये नए आइडिया मिल जाएं जिससे हम कैंसर को या और दूसरे डिजीज़ को रोकने में कामयाब हो जाएं. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. ये सब इसलिए संभव हो पाया कि एब्राइट में एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, किसी चीज़ को साइंटिफिकली जानने की इच्छा होना. His high school research into the purpose of the spot on the monarch pupa eventually led him to his theory about cell. और इसकी हाई स्कूल रिसर्च जिसका पर्पस था बस इतना जानना कि मोनार्क प्यूपा के ऊपर स्पॉट क्यों होते हैं, इसने क्या किया था, इस छोटे से रिसर्च ने इनको एक नई थ्योरी दी थी सेल लाइफ के ऊपर, नई थ्योरी को ढूंढ निकालने में मदद की थी.
Richard Albright has been interested in science since he first began collecting butterfly. रिचर्ड एब्राइट को साइंस में तब से इंटरेस्ट था जब उन्होंने बटरफ्लाई कलेक्ट करना शुरू किया था, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ एन टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बटरफ्लाई ही कलेक्ट करते थे और दूसरे इंटरेस्ट इनमें नहीं थे। ऐसा नहीं है, इनमें और भी दूसरे इंटरेस्ट थे। एब्राइट ऑल्सो बिकेम चैम्पियन डिबेटर। वो एक बहुत अच्छे डिबेटर भी थे। वाद विवाद कर जो लोग करते हैं उनको डिबेटर कहा जाता है। वो बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर भी थे। अ गुड कैनूइस्ट, कैनू चलाने वाले, बहुत अच्छा कैनू चला, छोटी सी नाव होती है पतली सी जिसको चलाते हैं। ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, और बाहर भी इनको इधर उधर घूमने और बाहर निकलने का भी इन्हें बहुत शौक़ था। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफ़र। ये बहुत अच्छे फोटोग्राफ़र थे, पर्टिकुलरली नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट। जो प्रकृति से संबंधित और साइंस से संबंधित कोई भी चीज़ जिन्हें दिखता था उसकी फ़ोटोग्राफ करना ये भूलते नहीं थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। और हाई स्कूल में भी जब ये पढ़ते थे तो वो ए ग्रेड के स्टूडेंट थे, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि बचपन से ही इनको माँ ने लर्न करने की आदत बना दी थी। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। और यही कारण है कि लर्निंग इनके लिए बहुत आसान था, तो काफ़ी एनर्जी अपनी ये डिबेट में लगाया करते थे और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स में भी जाते थे, सदस्य थे उसके। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर। इनको पसंद करने वाले भी लोग थे। उनमें रिचर्ड आर वियरर, ही सोशल स्टडीज़ टीचर। इनके एक टीचर थे सोशल स्टडीज़ के, एसएसटी के, नाम था रिचर्ड ए वियरर। इनको बहुत पसंद करते थे। एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स, और ये टीचर जो थे ये दोनों क्लब के एडवाइज़र भी थे। मिस्टर वियरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड। और एब्राइट बताते हैं कि टीचर जो थे इनके लिए बहुत ही परफेक्ट थे, क्योंकि हर समय नए आइडियाज़ के बारे में इनको बताते रहते थे। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वियरर सेड। और मिस्टर वियरर रिचर्ड को क्यों पसंद करते थे, रिचर्ड एब्राइट को? उनका कहना था कि वो पूरा अपने से ज़्यादा प्रयास करता था, वो एक्स्ट्रा एफर्ट देता था। ही प्लीज्ड मी, वो मुझे व्हाट प्लीज्ड मी वॉज, क्यों वो खुश रहते थे रिचर्ड एब्राइट से? हियर वॉज द पर्सन who put his 3 to 4 hour at night doing debate research beside doing all the research with butterflies and his other interests। ये वो लड़का था जिसको अगर डिबेट के लिए टॉपिक मिल जाए तो रात में भी कई घंटे, 3-4 घंटे गुजारता था अपनी डिबेट को तैयार करने में। इसके अलावा वो रिसर्च वगैरह तो करता ही था, बटरफ्लाई के ऊपर हो चाहे और भी दूसरे इंटरेस्ट हो उसके ऊपर। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव। उनका कहना था कि रिचर्ड बहुत ही कॉम्पिटिटिव बच्चा था। एंड मिस्टर वियरर कंटिन्यू, बट नॉट इन द बैड सेंस। और कंपटीशन उनमें बैड सेंस में नहीं था, निगेटिव सेंस में नहीं था। ही एक्सप्लेन, रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज़। वो इसलिए प्रयास नहीं करता था कि बस उसको इतना ही इंटरेस्ट रहे कि भाई मुझे इनाम मिलना चाहिए। Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could। वो जीतना चाहता था क्योंकि वो अपनी तरफ से ये कोशिश करता था कि वो सबसे अच्छा कर सके। For the right reason, he want to be the best। और सही माने में वो सबसे अच्छा बनना चाहता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट में ये एक गुण होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड। दिमाग बिल्कुल ही खुला होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए, एट क्यूरियोसिटी एंड मिक्सड इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न। और जीतने का एक जो ये होता है, जुनून होता है, वो होना चाहिए। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटी। एब्राइट में सभी क्वालिटी थी। फ्रॉम द टाइम द बुक, उस समय से थे, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क टेन ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। जब ये किताब जो है द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क टेन ने इनके सामने साइंस की एक नई दुनिया खोल दी थी। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। उस समय से, जिस समय से इनको यह किताब मिली थी, उसके बाद से कभी भी उनकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जो थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। तो ये चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है।
अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में तो पूरे चैप्टर आपको मिल जाएगा। आप उसको ध्यान से सुनिए ताकि पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।